नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का लखनऊ में आयोजन हो रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया की टीम को बुलाया गया है। चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने की कवायद में जुटी हुई है, ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा सहित सुनील बंसल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बीजेपी विधानसभा चुनावों को लेकर सोशल मीडिया टीम की रणनीति को तय करने की कवायद में जुटी हुई है। इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इस दौरान आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी कार्यशाला का हिस्सा हैं, कार्यशाला में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की वर्कशॉप आज चल रही। सुबह से हर प्रांत के लोग यहां पर आए हैं और खासकर सोशल मीडिया जगत में उत्तर प्रदेश में बड़ा स्थान, क्योंकि चुनाव भी अब सोशल मीडिया के सहारे भी होते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। सर, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक कि राजनीति भी अब उसी सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव भी जीते जाते हैं। आज बीजेपी की वर्कशॉप है। मैंने पहले कहा कि अब समय बदल रहा है, समय के अनुसार हमारी आवश्यकताएं, हमारे प्रचार के साधन बदल रहे हैं। पहले चुनाव होता तो हम नारा लगाते थे कि जीतेगा भाई जीतेगा, दीपक वाला जीतेगा, जुलूस निकाल लेते थे। रेडियो पे आया क्या भाई क्या, रेडियो पे बोल देते थे। बाद में टेलीविजन पे बोलने लगे, बाद में टेलीविजन से इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आ गए। प्रिंट मीडिया का महत्व भी एक अलग रहा, इलेक्ट्रॉनिक का भी रहा। आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया। तो ऐसे समय मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की वर्कशॉप जरूरी है। सर, चुनाव में कितनी सीटें लमसम आने की इस बार तैयारी चल रही बीजेपी? देखिए, ये जो चीजें हैं ये कयास विपक्षी लगाते हैं कि वो पिछले बार से वो कम पाएंगे कि ज्यादा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह काम किया है केंद्र में और प्रदेश में, मैं समझता हूँ पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार। अखिलेश कहते हैं 400 के आसपास सीटें आएंगी। क्या लगता है किस तरीके से अखिलेश को जवाब देगी भाजपा? मैंने हमको किसी के अंदाज पे, किसी के आकलन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये हर व्यक्ति जानता है, बोलने का कोई टैक्स तो लगता नहीं है। मैं किसी भी नेता के वक्तव्य कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा जानती है कि कार्यकर्ताओं का कैडर बेस्ड पार्टी है और हमने काम किया है। पिछले जितने रिकॉर्ड होंगे इस चुनाव में टूटेंगे। सर, एक सवाल आखिरी है सर, प्लीज। वो चूंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही खेल वाले जो पुरस्कार को लेकर, देखिए, कोई राजनीति नहीं देखना चाहिए। ध्यानचंद जी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनके नाम पर घोषणा हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और इससे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। तो निश्चित तौर से बीजेपी का जो 2022 का सपना है कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बने और जो विपक्षी लगातार कोशिश कर रहे हैं उनकी जिस तरीके से उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आज भाजपा की कार्यशाला सोशल कार्यशाला है, जिसमें सभी प्रांत के यहाँ पर कार्यकर्ता या फिर सोशल मीडिया हेड भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। कैमरामैन आशीष यादव के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से संवाददाता अनूप हमारे साथ में मौजूद है। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? किस तरह की रणनीति तैयार हुई है 2022 का रण जीतने के लिए? देखिए पूजा, इस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। जो उत्तर प्रदेश के सभी जो भाजपा के सोशल हेड हैं वो आए हैं और सोशल जो मेन हेड है वो अमित मालवीय वो भी मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी तक केशव मौर्य की बात करें या फिर डिप्टी सीएम केशव दिनेश शर्मा की बात करें, लगातार वो जितने भी योद्धा हैं सोशल योद्धा उनसे रूबरू हो रहे हैं। जिस तरीके से 2013 के बाद एक पैटर्न आया कि सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, उसको लेकर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अनूप हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अमित मालवीय अभी इस वर्कशॉप में मौजूद थे और साफ तौर पर तमाम पहलुओं पर जिक्र किया गया है। रणनीति निर्मित हुई है कि 2022 को आखिरकार कैसे जीता जाए।
केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया। उन्होंने कहा कि अब हॉकी में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है, जो आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है। खेल रत्न सम्मान के तहत 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। और आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो वहीं खेल रत्न पुरस्कार का नाम तब्दील हो जाने के बाद से अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा, राजीव गांधी का नाम परिवर्तन करना बीजेपी की विद्वेष की राजनीति है। तो वहीं सपा ने भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। श्री राजीव गांधी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार है, उसको बदलना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जो एक महत्व है, उनकी जो पहचान है, उसको पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो नाम बदलने की साजिश कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप और अच्छे पुरस्कार शुरू करिए, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कुछ और अच्छा करिए। हमने तो उनके नाम से मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बनाने का काम किया, मेजर ध्यानचंद रणजी ट्रॉफी शुरू कराई, मेजर ध्यानचंद के नाम से पुरस्कार देने का काम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विद्वेष बस कर रही है और उसका दूसरा कोई कारण नहीं। अगर आपको खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना था तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार के साथ साथ मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कोई और पुरस्कार आप दे देते तो निश्चित तौर पे खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना होता। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को 2-2 अवार्ड मिलते। लेकिन सरकार, चूंकि जब हम कहते हैं ना छोटे बिल की सरकार, जरूर मठ के मठाधीश हो सकते हैं, कोई चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन दे आर माइजर। ये पूरी तरीके से वो हैं जो अपनी चमड़ी दमड़ी सब कुछ अपनी पार्टी के लिए रखना चाहते हैं। जनता आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने कुटचित दस्तावेजों के आधार पर म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर बेचने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एटीएस टीम ने मोबाइल, यूएनसीआर कार्ड सहित कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आपको ये बता दें कि गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद इस्माइल बताया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त इस्माइल को हैदराबाद न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर लखनऊ लाया गया। तो वहीं मोहम्मद इस्माइल को लखनऊ न्यायालय में पेश करते हुए आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, लगातार ग्राउंड जीरो पर एटीएस एक्टिव है और अब तो हैदराबाद तक पहुंच गई, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ एटीएस कार्रवाई कर रही है। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में एटीएस लगातार खुलासे कर रही है और खासकर मानव तस्करी को लेकर 30 तरीके से जुलाई में 2 संदिग्ध तरीके से उसका जो सरगना है वो लगातार भी फरार। तो सीधे रुख करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। अचानक मीडिया की उपस्थिति मुख्यमंत्री देखने को मिली। कांग्रेस में स्थिति थोड़ी सी बदलाव से आई। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू किया था, सार्वजनिक जीवन में हम लोग आए थे, प्रिंट मीडिया का रोल बना, कम ज्यादा बातों पर विश्वास हो जाता था। वो सही रूप से जानकारी लेते थे। यानी माना जा सकता है कि प्रिंट मीडिया का भी कोई मानवाव था, वीडियो मीडिया का भी कोई मानवाव था। लेकिन इसके बाद जिस एक मीडिया ने बहुत बनाई है वो अपनी बिना किसी मानवाव का है, तो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप डर नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप मीडिया से बचेंगे। तो यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को पूरी
आज कोई एक मुद्दा है, सोशल मीडिया में उठता है और सोशल मीडिया जैसे उसको कुछ देर तक आगे बढ़ाता है, दूसरे तीसरे दिन वह विजुअल और प्रिंट मीडिया का मुद्दा बन जाता है, मीडिया ट्रायल का विषय बन जाता है। फिर उसी में पैनल डिस्कशन होने लगते हैं, उसी में बड़े बड़े राइटअप आने लगते हैं, उसी में सारी चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है। और वह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक भी है। और 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है। तो सोशल मीडिया के सद्प्रभाव और दुष्प्रभाव का जिक्र करते हुए यहां पर योगी आदित्यनाथ नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं आसमान से आफत बरस रही है, बारिश और बर्बादी का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में नदियों का जलस्तर है। आगरा के चंबल में, माफ कीजिएगा, आगरा में चंबल नदी का निशान को पार कर दिया। जलस्तर बढ़ने से गांव जलमग्न हो गए हैं। जबलपुर में खतरे के निशान को पार कर गई है। लोग पलायन कर मजबूर हैं। टीमें गठित की गई हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियां गठित की हैं, टीमें गठित कर दी हैं जो कि मुलाकात काम कर रही हैं। जलस्तर है चंबल नदी लगभग 130.8 मीटर है। पिछले 2 घंटे से जहां पानी जो जलस्तर है चंबल नदी का लगभग 135.8 मीटर पे है। पिछले 2 घंटे से यह स्थिर बना हुआ है। जहां पानी आ रही है वहां से बताया गया धौलपुर पे पिछले 3 से 4 घंटे में 40 सेंटीमीटर वहां कमी हुई है। उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब यहाँ पे पानी का चूंकि और इंक्रीज नहीं होगा। जो इफेक्टेड विलेज हैं लगभग 10 के आसपास हैं तहसील बाह में, वहाँ राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं और उस पर अलग से लोगों को खाद्यान्न वितरण कार्य किया जा रहा है। नजर बनाए हुए हैं पुलिस और प्रशासन इस पे है। 4 स्टीमर्स हमारी लगी हुई हैं जो 10 गांव हैं जिनका कटा हुआ है। स्टीमर से उनको कहीं ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी इन दिनों उफान पर है और इस कारण गंगा और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस कारण 10 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी इनमें से एक। शवों के दाह संस्कार के लिए स्थान नहीं बचे। मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न हो चुका है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण 206 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। गंगा आरती के लिए स्थान परिवर्तित हुआ है। वरुणा क्षेत्र के आसपास तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जलमग्न होने की कगार पर। कई क्षेत्रों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग पलायन करने को मजबूर, टीमें गठित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ ग्राउंड जीरो से धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आगरा से, माफ कीजिएगा, कानपुर से हमारे साथ में मौजूद हैं अभिनव। कानपुर में भी ठीक ऐसे ही हालात हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, कैसे हालात हैं? देखिए पूजा, मैं पहले तो दिखाना चाहूंगा ये गंगा का जो फ्लो है काफी तेजी से विगत 24 घंटे में बढ़ गया है और गंगा रौद्र रूप में आ गई है। उसी को अनाउंसमेंट चूंकि मणिकर्णिका नदियों में किए जा रहे हैं और आसपास के जो गांव है, जो तटवर्ती इलाके हैं, मैं बता रहा था पूजा आपको, तटवर्ती इलाके पूरे डूब चुके हैं। आपको फिगर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। वीडियो में देखिए, वीडियो जल्दी सकेंगे दिखाएंगे। देखिए वो पूरा इलाका जो ग्रामीण इलाका है, शहर के जो तटवर्ती दोस्त गांव है, ये लगभग आ चुके हैं पूजा। तो कहीं न कहीं ये तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनसे भी बात है कि क्या है इस समय, कितने गांव जद में आ चुके हैं और क्या तैयारियां कर रहे हैं। सर स्वागत है। कितने गांव जद में आ गए हैं इस समय जो है गंगा की बाढ़ के आपके एरिया में? इस समय आगे सब लोग इस समय माँ गंगा के अथाह जल प्रवाह को देखते हुए हमारे गांव में हमारे थाना क्षेत्र में लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का जो है गंगा का किनारा है और हम लोग जो है निरंतर बढ़ते हुए जल प्रवाह को, लोगों को जो भी गंगा के किनारे हैं
उनको निरंतर जो है सतर्क रहने के लिए, सजग रहने के लिए तथा अपने अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए तथा धारा में जाकर के मछली ना पकड़ने की सख्त मनाही किए हैं तथा जो भी श्रद्धालु। तो बिल्कुल जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, वाराणसी में इस समय जो मछुआरे हैं उनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि मछली पकड़ने का काम ना करें। ठीक इसी तरीके से और भी तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। कानपुर की क्या स्थिति है, ये जानेंगे अभिनव से। अभिनव, कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे का निशान 114 मीटर पर है और गंगा यहाँ पर 113.55 मीटर तक पहुंच चुकी है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दें कि किस तरह से ये जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं ये पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा वर्तमान में यहाँ पर अभी कोई भी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है, ना ही बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो जल भराव है ये जलमग्न हो चुका है। ये सहायक नदी है, पांडु नदी, लेकिन इसका छोर कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। इसका जो पानी है वो पूरा गांव के अंदर पूरी तरह से भर चुका है। पूरा गांव जल। अभिनव, ऐसे हालात आप दिखा रहे हैं, गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में प्रशासन की तरफ से किसी तरह की तैयारी की गई है? प्रशासन की तरफ से कोई रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बारिश के शुरुआत में ही प्रशासन ने आदेश जारी किए थे कि बाढ़ चौकियां बनाई जाएं, गंगा के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया जाए, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ खानापूर्ति की, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। आलम यह है, हालात यह है कि गांव जलमग्न हो चुके हैं और लोग अपनी ही व्यवस्था कर कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव से पलायन कर चुके हैं और जिनके पास अभी भी मजबूरी है, वो गांव में फंसे हुए हैं। प्रतिदिन अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी नौकरी पर जाते हैं या कहीं और अगर उनको गांव से बाहर जाना होता है तो जाते हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान अभी भी इस ओर नहीं गया है। मौसम वैज्ञानिक जो है सीएसए के डॉक्टर एस एन पांडे, उन्होंने अंदेशा जताया है कि शनिवार शाम से कानपुर में फिर तेज बारिश के आसार हैं। ऐसे में अगर जल स्तर बढ़ेगा तो हालात और भयावह हो सकते हैं। पूजा, ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपने देखा और समझा कि तटवर्तीय क्षेत्रों में कैसे हालात बने हुए हैं, गंगा उफान पर है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो जान है वो कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी इसमें सबसे आगे है। इस बार चुनावों के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी चुनाव सर पर हैं, इसलिए जनता को सराखों पर बिठाने की कवायद भी तेज हो गई है। लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ आ रहे हैं और इन सबके पीछे वजह एक ही है, वो है चुनाव। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए, यूपी के मुखिया सांसदों के साथ दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए। आने जाने का ये क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर बीजेपी की राजनीति की बिसात बिछाने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद करेंगे। इसके अलावा मिशन 2022 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी आने वाले दिनों के लिए रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है। आला कमान का आना जाना जारी है। पार्टी को निचले स्तर तक, गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रमुखों से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने वाले हैं। बीजेपी सूबे में सत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार विपक्षी दलों से लड़ाई के लिए रणनीति बना रही है।
नड्डा लखनऊ में रहेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में गहनता से पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच लगातार ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, क्योंकि बीजेपी आगामी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर में एक महिला के साथ 2019 में 4 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसने न्याय के लिए जौनपुर से लेकर वाराणसी तक गुहार लगाई, जिसे करीबन 3 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से न्याय नहीं मिल सका, जिसके बाद पीड़िता ने राजधानी का रुख किया। सीएम योगी और डीजीपी से मदद की गुहार लगाई। वहां पर पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों को जौनपुर पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। – 2019 में महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद ये महिला राजधानी लखनऊ पहुंची और साफ तौर पर उसका जौनपुर पुलिस के ऊपर आरोप कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है पुलिस। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित कार्यालय में हवन पूजन किया। धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा स्थित दफ्तर पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि मुख्य सेवक के तौर पर पहली बार विधानसभा कार्यालय आया हूं। शहीदों को नमन करता हूं, जनता को नमन करता हूं, आशा आकांक्षा और सपनों को पूरा करूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को धन्यवाद देते नजर आए। सीएम ने कहा कि राज्य को सड़कों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली। राज्य की 42 सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 615 करोड़ स्वीकृत किए हैं। रामपुर से जब हम जो है रुद्रपुर की ओर आते हैं काठगोदाम की तरफ, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अभी हमको ये 615 करोड़ रुपया तो इसमें सीआरएफ में मिला ही है। इसके अलावा 32,000 करोड़ रुपए की भी और स्वीकृतियां हमको प्राप्त हो चुकी हैं, जिसके लिए जल्दी मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और सड़क परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। उनका शिलान्यास अभी इसी साल होना है। 32,000 करोड़ रुपए के बहुत सारी स्वीकृतियां हैं, जिसमें हमारा एक जो बड़ा रोड है वो ये वाला यहाँ। तो वहीं ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हरिद्वार निवासी वंदना कटारिया की हर जगह तारीफ हो रही है। हॉकी मैच में टीम इंडिया की हार पर वंदना के घर के बाहर कुछ शरारती तत्वों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाने का काम किया, जिसको जिला प्रशासन और सरकार ने गंभीरता से लिया। सूबे के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि वंदना कटारिया ने अपने खेल की बदौलत उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर चमकाने का काम किया है। वंदना कटारिया के सम्मान और सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की है। वंदना कटारिया इस देश की बेटी है, हम सबकी बेटी है, और निश्चित ही उन्होंने देश के साथ साथ उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया है। जो भी उनके परिवार को कुछ अवांछित तत्वों के माध्यम से कुछ आघात पहुंचाया गया, मानसिक आघात पहुंचाया गया, उसके लिए हमने वहां के जिले का। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के विकास प्राधिकरण में 4 कर्मचारी शराब पीते पाए गए। एडीए सचिव पवन कुमार गंगवार को एक व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी, जिसके आधार पर अपर सचिव और उप सचिव ने पुरानी बिल्डिंग में छापा मारा, जिसमें 3 विभागीय कर्मचारी और एक बाहरी व्यक्ति शराब पीते रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो वहीं कुछ दिन पहले प्राधिकरण के कर्मचारियों ने गेट के सामने पत्रकारों से शराब पीकर अभद्रता करी थी, जिसके खिलाफ पत्रकारों ने गोमती नगर थाने में तहरीर भी दी थी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।